जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, तब एक ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन आज अंतरिक्ष की यह दौड़ सिर्फ सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब अभी हाल ही में अगर बात करें तो फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट लैंडर के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक निजी कंपनी बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गई है। इसलिए आज के एपिसोड में हम इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चंद्रमा पर उतरने के कदम में एक महत्वपूर्ण एपिसोड होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना के रूप में इसको कहा जा रहा है, प्राइवेट कंपनी की तरफ से किए गए प्रयास के लिहाज से। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं, तो आज इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। ऐतिहासिक सफलता इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहला प्राइवेट लैंडर जो है वो चांद पर पहुंचने में सफलता प्राप्त किया है। तो चर्चा के बिंदुओं को देखते हैं। खबर की हमने बात की, चर्चा में इसी वजह से है क्योंकि अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी सफल लैंडिंग चांद पर करने में सफल नहीं थी। इस लिहाज से पहली सफलता है और ये प्रयास अमेरिका की एक निजी कंपनी द्वारा किया गया है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिहाज से भी और साथ साथ इस महत्वपूर्ण निजी पहल के माध्यम से भी। ब्लू घोस्ट लैंडिंग क्यों है खास? चूंकि इसका नाम ब्लू घोस्ट था, तो ब्लू घोस्ट की लैंडिंग क्यों खास है इसको हम समझेंगे। क्या है सीएलपीएस प्रोग्राम, इसको भी समझेंगे। भविष्य में जाने वाले कुछ अन्य निजी लैंडरों की भी बात करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक एक प्रश्न आपके जिम्मेदारी हम छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले खबर की बात कर लें। प्राइवेट लैंडर ब्लू घोस्ट सक्सेसफुली टचेस डाउन ऑन मून विथ नासा इक्विपमेंट। अब नासा के कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर ये सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरता है। फायरफ्लाई एरोस्पेस ये उस कंपनी का नाम है, निजी कंपनी का नाम है, जिसने ब्लू घोस्ट लैंडर को भेजा है। और ये कंपनी, अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है जो कमर्शियल स्पेस लॉन्च का काम करती है। चांद पर जो मिशन के लिए प्रोग्राम चल रहा है उसमें नासा के साथ इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सैटेलाइट डिलीवरी का भी काम करती है। कम लागत में छोटे और मध्यम उपग्रहों को बनाने का ये काम भी करती है, लॉन्चिंग का काम करती है। साथ साथ अगर बताएं तो नासा और अन्य संगठनों है तो स्पेस मिशन में ये कंपनी सेवा दे रही है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे, फायरफ्लाई एरोस्पेस इस कंपनी का नाम है। और साथ साथ एक विशेष कार्यक्रम सीएलपीएस प्रोग्राम जो अमेरिका के द्वारा चलाया गया है उसमें ये साझेदार है। उसमें ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर इसने सहायता उसकी करने के लिए नासा के इसने हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। तो नासा के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की है फायरफ्लाई के घोस्ट ब्लू घोस्ट ने। अब साथ साथ आपको बता दें ये ब्लू घोस्ट 1 है और यहीं ये सफर थमने वाला नहीं है। ये अभी कहा जा रहा है कि ब्लू घोस्ट जो 2 होगा 2026 में दूसरा मिशन भी भेजा जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक लैंडिंग है मेयर क्राइसिम क्षेत्र में। मेयर क्राइसिम क्षेत्र क्या है? 2 मार्च 2025 को ये लैंडिंग हुई है। तो देखिए जो मेयर क्राइसिस जो क्षेत्र की जिसकी बात की जा रही है, क्राइसिम जो क्षेत्र की बात की जा रही है, बेसिकली ये क्या है? ये जो चंद्रमा पे इस जो एरिया है, इस एरिया को सी ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है। इसका मतलब कि वहां पर एक बड़ा गोल और समतल ऐसा क्षेत्र है जहां पर विशाल ज्वालामुखियों के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ये विशाल ज्वालामुखियों का एक बेसिन है उस एरिया में। और वहां पर विशेष रूप से जो नियर मून है, जो हम कह सकते हैं चंद्रमा का जो हमारे पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो करीबी हिस्सा है, उसके उत्तर पूर्वी भाग में इसकी स्थिति है। तो मेयर क्रैशियम क्षेत्र में 2 मार्च 2025 को इसकी लैंडिंग हुई है, जो कि एक प्राचीन ज्वालामुखी गुंबद का ढलान है। अब देखिए ब्लू घोस्ट लैंडिंग की अगर बात करें तो ये क्यों खास है? एक तो देखिए इस कंपनी की बात करें, फायरफ्लाई एरोस्पेस, तो ये पहली निजी कंपनी है जिसने, पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने की सफल लैंडिंग की है। इससे पहले प्रयास हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास प्रयास नहीं हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। लूना 15 की बात कर ले, 1969 में प्रयास हुआ, 1976 में प्रयास हुआ, रूस के द्वारा प्रयास हुआ, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अब ये पहली बार बिना क्रैश या पलटे चांद पे इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की, इस वजह से ये खास है। अब तक केवल 5 देश जो हैं वो रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही चांद पर सफल लैंडिंग कर पाए हैं। लेकिन ये क्या था? ये प्रयास जो थे वो उस देश के द्वारा किए गए थे, सरकारी प्रयास थे। अगर निजी कंपनी के लिहाज से कहें, सफल पहला प्रयास
वो सफल प्रयास, पहला सफल प्रयास जो है वो ये है ब्लू घोस्ट की लैंडिंग, जो कि फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा की गई है। तो इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 30 मिनट बाद ही ब्लू घोस्ट ने चांद की सतह से तस्वीरें भी भेजी। वहां से तस्वीरें भेजने का जो क्रम है वो शुरू हो गया, और पहली तस्वीर में सूरज की रोशनी की वजह से हल्की बाधा थी, लेकिन दूसरी तस्वीर जो थी उसमें पृथ्वी के एक छोटे नीले बिंदु के रूप में पृथ्वी हमारी दिखाई दे रही थी। अब देखिए क्या है सीएलपीएस, जिस प्रोग्राम के तहत दोनों के बीच में यह गठबंधन हुआ है और इस निजी कंपनी ने ये उपलब्धि हासिल करके इतिहास रचा है। सीएलपीएस की अगर बात करें तो ये कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, इसी का शॉर्ट फॉर्म है सीएलपीएस, ये प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम का यह हिस्सा था, और इसका मकसद ही है कि जो निजी कंपनी है उनको जो है उनके माध्यम से, उनके जरिए चांद पर जो रिसर्च का काम और वाणिज्यिक गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के लिए ये जो मिशन है कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज अर्थात सीएलपीएस मिशन, इसके तहत ही ये काम संपन्न हुआ है। नासा ने इस मिशन के लिए 101 मिलियन करीबन 840 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया, जिसमें कि 10 वैज्ञानिक भी गए, तकनीकी उपकरण भी भेजे गए, और लैंडर 328 फीट अर्थात लगभग 100 मीटर का लक्ष्य क्षेत्र के भीतर उसने सफल लैंडिंग की। इसका मतलब यह हुआ कि जब लैंडिंग करानी होती है किसी सतह पर इस तरह के, तो वहां पर एक निश्चित एरिया चिन्हित किया जाता है, एक जोन ऐसा होगा जो हमारा टारगेटेड जोन होगा। ये 100 मीटर का मान लीजिए दायरा है कि इसी एरिया में हमको लैंडिंग करानी है। अगर इसके एरिया के अंदर लैंडिंग होती है तो इसका मतलब कि लक्ष्य क्षेत्र जो है, जो टारगेट हमारा था उसके अंदर ही लैंडिंग हुई, वो सफल लैंडिंग कही जाएगी। तो इसने बिल्कुल जो क्षेत्र चिन्हित किया गया था वहीं पर लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की, तो इसको सटीक लैंडिंग कहा जाएगा। अब ये मिशन जो है वो 2 सप्ताह तक चलेगा। 2 सप्ताह का मतलब हुआ 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन क्यों? क्योंकि 14 दिन की जो बात है, हमारे यहाँ का एक दिन या एक रात जो पृथ्वी के, मतलब अगर चांद की बात करें, चांद पे जो एक दिन या एक रात होती है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होती है। इसलिए अभी जो दिन का वहां समय है, उस 14 दिन की अवधि के बीच में ही वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट जो भी करने ये मिशन ये भेजा गया है वो करेगा। क्योंकि अगर वहां पर जब रात हो जाएगी अर्थात 14 दिन की जो समयावधि बीत जाएगी, तो वहां की जो रात होती है बहुत ठंडी रात होती है। सौर ऊर्जा से चलने वाले कुछ पैनल लगे होते हैं इन मिशन में, जो भी उपकरण भेजे जाते हैं उनमें, वो काम नहीं करेंगे, साथ साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा वहां पर जो धूल होती है वो धूल बहुत चिपचिपी और नुकीली होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर जो उपकरण है उन उपकरणों में भी खराबी आ सकती है, और वहां अगर कोई व्यक्ति जाता है, जैसे आपको याद होगा अपोलो 17 जो मिशन था उसमें हैरिसन स्मिथ गए थे, तो वहां पर उस धूल की वजह से उनको एलर्जी हुई, काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो इस वजह से ये जो सप्ताह है, 2 सप्ताह का समय है, 14 दिन का समय है, इस 14 दिन के समय तक ये मिशन चलेगा, क्योंकि चांद की रात शुरू होने पर उपकरण काम करना बंद कर देंगे। अब इसका वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण उपकरण कौन से भेजे गए हैं? तो लैंडर में चांद की सतह पर नमूने इकट्ठा करने के लिए एक वैक्यूम भेजा गया है, साथ ही 10 फीट लगभग 3 मीटर तक का एक ड्रिल करने वाली मशीन भी भेजी गई है कि वहां पर सतह को वो खुदाई करके और वहां से कुछ साक्ष्य भी जुटा सके। इसमें एक ऐसा डिवाइस भी है जो कि चांद की धूल को हटाने में मदद करेगा। जैसा कि आपको बताया गया कि यह धूल उपकरणों में भी बाधा उत्पन्न करता है, और अगर कोई व्यक्ति चांद पर जाएगा तो उसके लिए भी आगे जो मानव मिशन की बात हो रही है उसमें भी लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए ये धूल हटाने का भी काम करेगा। अब अपोलो मिशन के दौरान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को जो दिक्कत हुई थी उससे सबक लेते हुए यह कदम उठाया गया है। चंद्रमा की महीन और चिपचिपी धूल, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, उससे काफी समस्या आई थी। अब ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा की उच्च रिजोल्यूशन की तस्वीरें भी उसने साझा की हैं। इसके अलावा जो सबसे खास बात है, इसमें जीपीएस रिसीवर भी है, और इस जीपीएस रिसीवर को देखा गया कि जो अमेरिकी जीपीएस है और यूरोपीय गैलीलियो है उससे सिग्नल प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि भविष्य में चांद पर जो नेविगेशन है वो भी आसान होगा। तो ये इस दिशा में भी एक बढ़ता कदम है। अब देखिए चांद पर भविष्य में कुछ अन्य निजी लैंडर भी भेजे जाने की बात हो रही है। अभी अगर बात करें तो इंट्यूटिव मशीन 6 मार्च 2025 को ही अपना दूसरा लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला है। ये कंपनी भी अब भेजेगी। इसके अलावा इस कंपनी ने 2024 में पहली बार अमेरिका को सफलता दिलाई थी चांद पर पहुंचने में। अपोलो 17 जो कि 1972 का जो मिशन था उसके बाद चांद पर फिर से अमेरिका को पहुंचाया था। हालांकि ये लैंडर थोड़ा झुक गया था, इसलिए इसको सक्सेस नहीं कहा जा सकता, सफल नहीं कहा जा सकता। फिर जापानी कंपनी आई स्पेस का लैंडर भी 3 महीने बाद
चांद पर उतरने का प्रयास करेगा। 15 जनवरी 2025 को ब्लू घोस्ट के साथ ही इसने भी रॉकेट साझा किया था। तो आईएसपीएस का पहला लैंडर 2023 में गया, लेकिन वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उसको भी सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा 14 जुलाई 2023 एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसके लिहाज से तो भारत के चंद्रमा पर उपस्थिति के लिहाज से, क्योंकि यही वो तिथि है जब भारत के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें, चंद्रयान-3 ये भी एक ऐतिहासिक सफलता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसरो का नया और शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको LVM-3 कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा लैंडर था, जिसका नाम विक्रम था, और जो रोवर था प्रज्ञान, ये भी इसके पार्ट होते हैं। और 23 अगस्त 2023 वो तिथि होती है जब 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ ये मिशन एक इतिहास में तब्दील होता है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हम सफल होते हैं। और ऐसा करके दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था। तो ये तिथियां अपने आप में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग में अगर बात करें तो दुनिया के कुल 4 देश हैं, लेकिन अगर जब दक्षिणी ध्रुव की बात आती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही दिखाई देता है। इसके अलावा पहले 3 देश कौन से हैं, तो रूस, अमेरिका और चीन, ये भी चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा भारत अभी यहीं तक नहीं इसका सफर थमा है। 2027 में जो चंद्रयान-4 मिशन है उसके भी लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। तो इसलिए अब ये आगे क्या होता है, हम इस इतिहास को जिसको हमने रचा उसको हम कहां तक ले जाते हैं, क्या हमारे यहाँ की भी निजी कंपनियां इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगी, तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल आज के जो इस विषय को हमने समझा वो इसीलिए खास था क्योंकि पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की है, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अंत में बारी आती है एक अभ्यास प्रश्न की, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसका जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न होगा, उसका लिखकर आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न है कि ब्लू घोस्ट लैंडर किस निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प ए स्पेस एक्स, विकल्प बी ब्लू ओरिजिन, विकल्प सी फायरफ्लाई एरोस्पेस या विकल्प डी बोइंग। और मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है कि हाल के वर्षों में निजी कंपनियों की अंतरिक्ष अन्वेषण में भागीदारी बढ़ी है। ब्लू घोस्ट की सफलता को देखते हुए अंतरिक्ष उद्योग में निजी कंपनियों की भूमिका, उनके लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो इन दोनों ही प्रश्नों से आप लाभान्वित हों और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो लड़ते रहें अपने लक्ष्य की। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।